press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 2, Biological Molecules Objective. This video includes all the important MCQs as per different board exams of previous different years, and it also includes all the answers as well. So please watch the video carefully. First question is, some small molecules are so unstable that they are immediately broken down to release energy. For example, तो हम जानते हैं कि सेल की एनर्जी करेंसी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं और हर फॉस्फेट बॉन्ड रिच इन एनर्जी होता है। एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके लिए उससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह जब एक और फॉस्फेट का बॉन्ड रिलीज होता है तो पहले बॉन्ड पे एटीपी से एडीपी और इस दूसरे बॉन्ड के ब्रेक होने पे ये एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है और वो दोबारा से फॉस्फेट्स बॉन्ड बना के अपने अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। इसलिए जितने भी ये एनर्जी रिलीज के प्रोसेसेस होंगे या एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे ये एटीपी ही एज करेंसी यूज होगा। Second question is, almost all reactions of a cell occur in the presence of, तो हम जानते हैं कि जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं वो उनके लिए एक्वस मीडियम रिक्वायर होता है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में हम पढ़ चुके हैं कि वाटर जो है मेनली वो एक्वस मीडिया प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर ऑल द वाइटल रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी। Next question is, sugar in each nucleotide in DNA is, because DNA is deoxyribonucleic acid, so sugar भी इसमें deoxyribose होगी। All the chemical reactions taking place within a cell are collectively called, तो हमारी बॉडी में जितने भी एनाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं सभी को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाबॉलिज्म। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ डैश फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, तो हम जानते हैं कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो वो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील करके कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की सूरत में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा केमिकल एनर्जी। कार्बन combines with nitrogen in amino acid linkages to form, तो दैट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे होते हैं और अल्टीमेटली प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, तो यहाँ पे हम इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, तो ये ऑलरेडी हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में पढ़ चुके हैं, 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। For the synthesis of 10 gram of glucose, 717.6 kilocalorie of which energy is used, तो हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर बेसिकली फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है एंड कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, पर्टिकुलरली द सिंपलेस्ट वन ग्लूकोज। तो इसलिए इसके लिए जो एनर्जी यूज होगी, क्योंकि प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो सोलर एनर्जी होगा। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अमाइनो एनिमल स्टार्च, तो स्टार्च बेसिकली प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, तो एनिमल्स के अंदर हम जानते हैं कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, तो इसको मेनली एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वाटर वेरीज फ्रॉम, तो इसकी परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं वाटर की इंपॉर्टेंस में, 65 to 89%, क्योंकि पानी अबंडेंस में मौजूद होता है और हम जानते हैं कि सेल्स जो हैं हमारे, उनके साइटोप्लाज्म भी
ट्रांसपेरेंट एंड फ्लूइड इन फॉर्म है। इस वजह से जितने भी रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी परसेंटेज डेफिनेटली हाई ही होगी। तो इसलिए हम मोस्ट सुटेबल आंसर चूज करेंगे, दैट विल बी 65 to 89, क्योंकि 89 यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट परसेंटेज भी आ रहा है। ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस। ट्रायोसिस बेसिकली 3 कार्बन वाली शुगर, 4, 5, 6, हेप्ट में 7 एंड ऑक्टोसिस 8। तो दे आर क्लासेस, मेनली क्लासेस ऑफ मोनोसेखराइड, क्योंकि ओलिगो एंड पोली हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स है और वो फर्दर मोनोसेखराइड से मिलके बनी होती है। मोस्ट ऑफ मोनोसेखराइड्स फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जब ये जाते हैं तो ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन चेंज, जो चार्जेस हैं उनकी वजह से ओरिएंटेशन होती है और यहाँ पे ये रिंग की सूरत इख्तियार कर लेते हैं बजाय इसके कि लीनियर। तो ये जब भी सॉल्यूशन में होंगे किसी में तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर वाटर को ऐड करके इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो ओलिगोसेखराइड यील्ड मोनोसेखराइड्स फ्रॉम, तो एक अगर हमारे पास कार्बन वाला जो कंपाउंड आएगा तो उसको तो हमने मोनोसेखराइड कह दिया था, मोनो का मतलब ही एक है, तो एक से ज्यादा फिर 2 हो जाएगा, 2 से लेकर के 10 तक, 10 से ऊपर फिर हमारे पास वो लॉन्ग चेन्स आ जाती हैं, पॉलीसेखराइड आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 2 to 10। Polysaccharides act as storage molecule for the small carbohydrate unit। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, तो ये ग्लूकोज की ही स्टोरेज करेंगे। DNA is generally located inside the nucleus while RNA is concentrated in। आप जानते हैं कि प्रोटीन के सिंथेसिस में RNA इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं से ये जेनेटिक मटेरियल से मैसेज लेके आ रहा होता है मैसेंजर RNA की फॉर्म में, राइबोसोमल RNA की फॉर्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मौजूद होता है, और ट्रांसफर RNA भी साइटोप्लाज्म में मौजूद अमाइनो एसिड्स को एज पर इंफॉर्मेशन ऑन मैसेंजर RNA लाला के एंटी कोडॉन एंड कोडॉन की फॉर्म में अटैच करते जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारा आंसर होगा कि ये कंसंट्रेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। टिपिकली अ न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। आपको याद होगा हमने कहा था कि हमने ये टी टाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस याद किया था, तो टी से 3 और टी से ही टाइड, तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें एक शुगर होती है पेंटोस यानी कि 5 कार्बन, एक नाइट्रोजनस बेस होती है, कोई भी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन या यूरासिल, डिपेंड करता है डीएनए है या आरएनए है, और साथ में हमारे पास आता है फास्फोरिक एसिड। द अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए हम जानते हैं क्रोमोसोम्स के साथ लिंक होते हैं, तो जितने क्रोमोसोम होंगे उतनी ही डीएनए की अमाउंट होगी, और हर स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है, इसलिए डीएनए की अमाउंट भी आरएनए की तरह वेरिएबल नहीं होती बल्कि फिक्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन टिश्यू में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पानी हमारे ब्रेन सेल्स में मौजूद होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डेलिकेट भी होते हैं, और उनके इर्द गिर्द एक हार्ड शेल जो हमारी खोपड़ी है, हमारा स्कल है, वो मौजूद होता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज यानी कि 85% वो ब्रेन सेल्स के अंदर होगा। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि ये 4 चेन से मिलके बनी होती है, तो उनमें फिर 2-2 की रेशियो आती है, 2 अल्फा 2 बीटा। ब्लड में नॉर्मली कितनी ग्लूकोज होती है? तो यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट, 0.08% इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम विल फॉर्म अ रिंग नोन एज, तो ग्लाइकोपायरनोज तो ग्लूकोज बनाता है, तो राइबोस है तो वो यहाँ पे देखें तो सब के अंदर में से सिर्फ एक के अंदर ही राइबो यूज हो रहा है, तो वो राइबोफुरानोज स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये एक हिंट भी है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेखराइड, मोनोसेखराइड के दरमियान, क्योंकि ये ग्लूकोज बेसिकली होता है, मेनली इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं शुगर वाले, तो हम वो ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रखेंगे।
लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर फैट्स हल नहीं होते। ये भी ऑलरेडी हम लिपिड्स के अंदर डिटेल से इसकी रीजन पढ़ चुके हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म या बेंजीन है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। तो लिपिड्स बेसिकली इन्हीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्व हो रही होती है। टर्पिनॉइड्स मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स, तो ये आइसोप्रीनॉइड यूनिट होते हैं जिनसे ये मिलके बना होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो एडेनिन एंड थायमिन है, हमारी नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें हमने एट जीसी का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, तो इसमें 2 और 3 बॉन्ड आता है, तो एट पहले आता है, और अगर गिनती देखें तो गिनती में भी 2 पहले आता है। तो एट जीसी, जीसी में 3 बॉन्ड होंगे तो उससे पहले एट में 2 बॉन्ड्स, तो 2:3 की रेशियो हमारे पास आती है यहाँ पे। तो ये भी एक हिंट है इसको याद रखने का। एज कंपेयर टू सोमेटिक सेल्स, यानी कि सेक्स सेल्स, एग एंड स्पर्म के अलावा जितने भी सेल हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म लाइन सेल्स, यानी कि स्पर्म एंड ओवा, यानी कि एग, ये हाफ रह जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए की अमाउंट फिक्स होती है, और अगर वो जर्म लाइन सेल में भी उतनी ही रहती है, सेम ही रहती है, डिप्लाइड ही रहती है, जैसे कि सोमेटिक सेल्स में, यानी कि इन जर्म लाइन सेल्स के अलावा बॉडी के जितने भी सेल हैं, तो जब फादर से स्पर्म आएगा और मदर से एग आएगा, तो वो नंबर एक्चुअली, अगर यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हमारा 2 है, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो नंबर 2 ही रहना चाहिए। लेकिन अगर 2 स्पर्म से आएगा, 2 ओवा से आएगा, तो वो तो 4 हो जाएगा, स्पीशी डिफरेंट हो जाएगी। इसलिए जर्म लाइन में ये नंबर हाफ होता है, ताकि 1 स्पर्म से आए, 1 ओवम से आए, और जो नेक्स्ट जो बेबी है उसके अंदर 2n नंबर रिटेन हो जाए, तो ये हाफ हो जाता है इसमें। evaporation of only 2 ml of 1 liter out of 1 liter of water lowers the temperature of remaining 998 ml by, तो ये हमने इसके फिनोमेना में अच्छे तरह से पढ़ा था कि ये 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर को लोअर करता जाता है। इसी तरह जब नेक्स्ट 2 ml पानी एवेपोरेट होगा, यानी कि पीछे 996 रह जाएंगे, तो टेम्परेचर 1 और डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो हमारे पास नेट 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लोअर आएगा। लेकिन पहले 2 मॉलिक्यूल्स पे ये 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। स्टार्च गिव ब्लू कलर विथ, तो ये भी हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी किया था कि इसकी रीजन क्या है। तो स्टार्च ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ। सिंपल, क्योंकि आयोडीन टेस्ट करते हैं हम, तो आपने वो याद रखना है आयोडीन के साथ। ग्लाइकोजिन कहाँ पे जी अबंडेंटली पाई जाती है? वो हमारे लिवर के अंदर और हमारे मसल के अंदर बहुत अबंडेंटली पाई जाती है, और जब रिक्वायरमेंट होती है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की, तो यहीं से ये दोबारा ब्रेक डाउन होती है। किडनी के अंदर तो एक्सक्रीट हो जाएगी ना, वहां पे स्टोर नहीं कर सकते इसको। एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, इसको जी हमने एसाइल ग्लिसरोल कहा था। क्यों कहा था? इसकी स्ट्रक्चरल एंड जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन एंड जो फॉर्मूला था वो हमने इसके टॉपिक में काफी डिटेल से स्टडी किया था। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पामिटिक एसिड, इसमें हमने देखा था कि कार्बन नंबर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जितना कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा उसको मेल्ट करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करके। तो इसलिए इसका दर्जा हरारत भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें 63.1 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटारिक एसिड, इसमें कार्बन के 4 एलिमेंट्स एटम्स मौजूद होते हैं एज कंपेयर टू पामिटिक एसिड। तो इसका दर्जा हरारत जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत कम है, -8 डिग्री सेल्सियस है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ, तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हम जानते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये बेसिकली अमाइनो एसिड से मिलके बनने वाले पॉलीमर होते हैं। एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, ये सब के सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन की मिसाल है। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले 1870 में फ्रेडरिक मिस्चर ने न्यूक्लियस से डिस्कवर किया था, लेकिन वो किसका न्यूक्लियस था? वो था जी पस सेल्स का, और वो एसिडिक नेचर का था, न्यूक्लियस से निकल रहा था, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया था। 2 स्ट्रैंड आपस में वाउंड होते हैं और एक
जो एक टर्न बन रहा होता है जिसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो उसमें अगर हम देखें कि एक दूसरे में कितना डिफरेंस आ रहा होता है, कितना गैप आ रहा होता है, उसकी मेजरमेंट कितनी है, लेंथ कितनी है, तो वो 34 आंगस्ट्रॉम यूनिट्स की है, जिसमें हर बेस पेयर एक दूसरे से 3.4 आंगस्ट्रॉम यूनिट पे प्रेजेंट होगा। तो टोटल इसमें हमारा आंसर आएगा 34। विच इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर? तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं जी, या जो ग्रीन कंटेंट है, फोटोसिंथेटिक जो हमारे पास आ जाते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, तो सेलुलोज उस लिहाज से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें राइबोस शुगर होती है और ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इस वजह से इनको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। सेल विच सिक्रीट देयर हार्मोन, तो हार्मोन कहाँ से आते हैं? मुख्तलिफ ग्लैंड से आते हैं, तो इसका आंसर ग्लैंड सेल्स होगा। एनिमल ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फ्रॉम, तो प्लांट के एनिमल्स के अंदर कौन सी है जी एनिमल स्टार्च? ग्लाइकोजिन, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजिन की फॉर्म में एनिमल में स्टोर होती है, तो वो अपना जब उनको एनर्जी रिक्वायर होती है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, तो वो ग्लाइकोजिन से ही ऑब्टेन करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो कि फैटी एसिड से रिलेटेड है, तो फैटी एसिड मिलके फैट्स बना रहे होते हैं, यानी कि लिपिड्स बना रहे होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है, तो कार्बन एंड नाइट्रोजन से आपने इसको याद रखना है। सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, तो इनको हमने कहा था जी ये है एसाइल ग्लिसरोल्स, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला जी चैप्टर नंबर 3 के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।